हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सिंह। वेलकम टू सक्सेस एज ग्रुप। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हमारा जो ये चैनल है सक्सेस एज, इसमें हम टोटल 6 न्यूज़पेपर कवर करते हैं। 3 न्यूज़पेपर जो कि इंग्लिश के हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया। इसका मैं डिस्क्रिप्शन अभी आपको इस वीडियो में दूंगा, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल और आर्टिकल्स हैं उसके। और जो बाकी दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर जो कि हिंदी के न्यूज़पेपर हैं, इन तीनों का, और ये बाकी तीनों जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर, इन 6 न्यूज़पेपर्स के जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कटिंग्स हैं न्यूज़पेपर, वो सारे आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा जो कि सक्सेस एज के नाम से है। और उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो अब हम बढ़ते हैं आज के न्यूज़ के ऊपर। तो आज का पहला न्यूज़ है हमारा, यूएस सेनेटर स्लैम्स चाइनाज लॉलेस आर्म्ड एग्रेशन, यूके एमपीज रेज कंसर्न। देखिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे पहले से तो हम जान रहे थे कि यूएस तो खैर हर तरफ से चाइना को घेरने पे लगा हुआ है। इवन वो इंडिया के फुल सपोर्ट में है। साउथ चाइना सी में उसने अपने वॉरशिप्स तक भेज दिए हैं। और अब एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि जो यूके की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं फुल हैंडेडली इंडिया का सपोर्ट कर दिया है। उन्होंने चाइना पे बहुत सारे आरोप लगाए, जैसे कि इंडिया के साथ जो उन्होंने ब्रूटलिटीज़ दिखाई, जो 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए। फिर आपको वो उइगर मुस्लिम्स पे जो एट्रोसिटीज़ वहाँ पर हो रहे हैं उसके खिलाफ हांगकांग में जो नया बिल ला करके उनके फ्रीडम को कर्ब किया गया, साउथ चाइना सी में जो एग्रेशन वो दिखा रहे हैं, इन सब मुद्दों पर वो चाइना को कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं। और ऐसा ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मतलब यूके की गवर्नमेंट है, ये ऐसा इंटरनल रिव्यू पैनल बैठाने के मूड में है कि किस तरीके से जो यूके का डिपेंडेंस है चाइना पे, जितना ज़्यादा हो सके कम किया जा सके। तो अगली न्यूज़ है, 2 डेड 4 हॉस्पिटलाइज्ड आफ्टर गैस लीक इन विशाखापट्टनम फार्मा प्लांट। हाँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिर से आई थिंक ये तीसरी बार है, न्यूज़ में भी दिया है, ये थर्ड टाइम है सिर्फ अकेले आंध्र प्रदेश में ये इस तरीके का जो ये मिसहैप है वो हुआ है। इस बार फिर से विशाखापट्टनम में ही हुआ है। इस बार आपको शाइनर लाइफ साइंसेस फार्मा प्लांट है वहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर एक हार्मफुल गैस बेंजीमिडाज़ोल, जिसके सिक्रीशन की वजह से 2 लोगों की जान चली गई है और 4 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। और इससे पहले जो आंध्र प्रदेश में हुआ था वो सबसे पहला हुआ था एलजी पॉलीमर्स में, जो स्टायरीन गैस के निकलने की वजह से कुछ लोगों की मौत हुई थी। और दूसरा जो हुआ था अभी हाल फिलहाल में 2-3-4 दिन पहले, वो एसपीवाई एग्रो प्लांट जो था, वहाँ पर एमोनिया गैस के सिक्रेशन की वजह से एक इंसान की मौत हो गई थी। देखिए, यहाँ पर बेसिकली दोस्तों क्वेश्चन ये राइज होता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो नोटिफिकेशन आया 2020, उसमें बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस को लेकर के नॉर्म्स है वो कहीं ना कहीं लिबरल किए जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो नॉर्म्स लिबरल किए जाने चाहिए, जबकि इतने इंसिडेंट्स हो रहे हैं? और इन्हीं 2 महीनों के अंदर तमिलनाडु में भी नेवेली पावर प्लांट जो है वहाँ पर 2 बार इंसिडेंट्स हो चुके हैं। अब दोनों बार जान माल की नुकसान हुई है। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, क्या वो नोटिफिकेशन जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, वो जो नॉर्म्स को लिबरल कर रहे हैं, क्या वो अभी ऐसे माहौल में आपको तथ्यपूर्ण लग रहा है? तो अब हम अगले न्यूज़ पे आते हैं, न्यू रेड लाइन। देखिए, यहाँ पर दोस्तों इस बारे में बताया गया है कि जो हम चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें केयरफुल होके सारी चीज़ें करनी होगी। और एटलीस्ट ये तो हमने क्लियर इंडिकेशन चाइना को दे ही दिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम कहीं ना कहीं आपसे जो इंगेजमेंट है, मतलब चाइना से जो इंगेजमेंट है, उसके तरीके अब बदलेंगे। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रह गया। आफ्टर 20 सोल्जर्स डाइड एट द गालवा
क्रैश पॉइंट, नथिंग इज़ लाइक बिफोर, सब कुछ अब बदल चुका है। तो इंडिया बहुत एग्रेसिवली अब चाइना के को काउंटर कर रहा है। जैसे कि सबसे पहले उसने जो आपको फॉरेन ये जो भी बाहर से एफडीआई आ रहे थे, चाइना से बेसिकली जो एफडीआई आ रहे थे, नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर, मत मान के चलिए चाइना ही, तो चाइना से जो भी एफडीआई आएंगे वो पहले गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, तभी वो इंडिया में एंटर करेंगे। कुछ प्रोडक्ट्स पे टैरिफ भी रेज़ कर दिए गए, हाईवे प्रोजेक्ट्स ब्लॉक कर दिए गए। आपको बीएसएनएल और एमटीएनएल को कहा गया कि आप कोई भी चाइनीज़ इक्विपमेंट अपने 5G ट्रायल्स में नहीं यूज़ करिएगा। इस तरीके के बहुत सारे बोल्ड स्टेप्स इंडिया ने अभी लिए हैं, जो कि कहीं ना कहीं क्लियर इंडिकेशन है कि अब हम पहले वाला इंडिया चाइना के लिए कभी नहीं रहने वाले। 1962 का इंडिया अब नहीं रहेगा, क्योंकि 1962 में भी क्या हुआ था दोस्तों, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से जब चाइना ने अटैक किया। और हाँ, उस टाइम इंडियन एयरफोर्स का यूज़ नहीं किया गया था, ये बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 1962 के जो वॉर में इंडियन एयरफोर्स का यूज़ नहीं किया गया था, क्योंकि उस टाइम इंडिया कहीं ना कहीं हमेशा चाइना से डरा ही रहता था। क्लियर मैं कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा डरे रहते थे हम कि अगर हमने किया तो कहीं चाइना भी ना कर दे, इस तरीके का, इस वजह से। और यही वजह था कि इंडिया की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी 1962 के वॉर में। बट और उस टाइम इंटेलिजेंस फेलियर भी कुछ हुआ था, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो ये क्लियर इंडिकेशन हमने चाइना को दे दिया है। एन अनरिलायबल इमरजेंसी फंड, तो यहाँ पे दोस्तों इस बारे में बताया जा रहा है जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं इंडिया के, जैसा कि हमने देखा है नियर अबाउट $500 ट्रिलियन हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ हम चाइना और जापान से पीछे हैं एशिया में इन फॉरेक्स रिजर्व्स। और इस आर्टिकल में मेनली इस बात पे जोर दिया गया है कि हम इस पूरे फॉरेक्स रिजर्व को कितने जुडिशियसली यूज़ कर सकते हैं। डायलेमा तो हमेशा बना हुआ है कि क्या हम इसे अपने डेवलपमेंट वर्क्स में यूज़ करें या फिर उसको हम रिज़र्व करके रखें हमारे फ्यूचर में, अगर कभी वैसा कोई डी डे आता है, मतलब कुछ भी वैसा अनवांटेड आपको सिचुएशन आ जाता है, तो क्या वैसे सिचुएशन में हम उसको यूज़ करने के लिए रखें या तो फिर हम उसको यूज़ करें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स में। और हाँ, ये बात भी कहना गलत नहीं होगा कि अगर हम ओवर डिपेंडेंस हो जाएं, जो भी स्टिमुलस पैकेज है, सपोज इस तरीके से अभी कोरोना का आपको समय है, कल को कोई भी नया वायरस आए या किसी भी तरीके के पेंडेमिक आए, तो वैसे सिचुएशन में हम कंप्लीटली फॉरेक्स रिजर्व पे के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होते रहता है। आपको मार्च अप्रैल के आसपास हमारे फॉरेक्स रिजर्व में बहुत ज़्यादा कमी आई थी, लेकिन हाँ मई में फिर से वो रिवाइव हुआ। बट इन 2-3 महीनों में लॉकडाउन पीरियड्स में बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हुआ था। और यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि जो सफिशिएंसी है, मतलब जो फॉरेक्स रिजर्व की, वो कैसे नापी जाती है, तो वो इस लेवल पे नापी जाती है कि किसी भी कंट्री के पास कितने, मतलब जो पूरा फॉरेक्स रिजर्व है उससे कितना इंपोर्ट, हम कितने महीने तक का इंपोर्ट बिल मैनेज कर सकते हैं। तो इंडिया का फ़िलहाल 12 मंथ्स का इंपोर्ट बिल जो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है उससे हम क्लियरली मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली यही है इस आर्टिकल में दोस्तों। अब हम अगले आर्टिकल बढ़ते हैं। हाईटेक वर्क फॉर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स टू बी डन बाय इंडियन फर्म्स। हाँ, ये देखिए एक मूव है आत्मनिर्भरता की ओर। जैसा कि इंडिया में आपको बुलेट ट्रेन बनने जा रहा है, जापान की कंपनीज़ के साथ हमने टाई अप किया है। तो पहले क्या था कि जापान कंप्लीटली सारे प्रोजेक्ट को फ्रॉम इंजीनियरिंग वर्क्स से लेकर के आपको सिग्नलिंग, कंट्रोल सिस्टम, रोलिंग स्टॉक, सारा कुछ जापान के हाथ में था। बट इंडिया ने अभी अर्ज किया जापान को कि अगर आप हमें जो टेक्निकल वर्क है वो हमें करने दें तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। तो जापान ने भी बोला कि चलिए ठीक है, ऐसा किया जाए। तो यहाँ पर फाइनली अब जो भी टेक्निकल वर्क होंगे, ट्रैक बिछाने से लेकर के कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, ये सब इंडियन इंजीनियरिंग फर्म्स करेंगी।
हाँ, सिग्नलिंग, कंट्रोल सिस्टम और रोलिंग स्टॉक ये सब जापान ही अभी भी करेगा। बट ये सारी चीज़ें अब इंडिया की जो इंडिजिनस फॉर्म्स है, इंडिया की इंडिजिनस फॉर्म्स, ना कि बाहर की फॉर्म्स, इंडिजिनस फॉर्म्स ही करेंगी। और ये सब में उन्होंने एग्जाम्पल दिया चिनाब ब्रिज का, किस तरीके से हमने चिनाब ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया चिनाब रिवर के ऊपर, बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन में, और वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड का टॉलेस्ट ब्रिज होने जा रहा है। तो अगली आर्टिकल है कोवैक्सीन इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोवैक्सीन के बारे में ये बताया गया है कि कोवैक्सीन जो है वो इंडिया का ओनली होप हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इंडिजिनस वैक्सीन है। कहीं ना कहीं जो भी वैक्सीन हम डेवलप कर रहे हैं, या तो किसी न किसी बाहर के इंस्टीट्यूट या कोई बायो लैब के साथ टाइप में कर रहे हैं। जो कोवैक्सीन है वो कम्प्लीटली इंडिया में ही डेवलप हो रहा है। ये आपको भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और आईसीएमआर, ये तीनों ने मिलकर के इस वैक्सीन को डेवलप किया है। और अच्छी खबर यहाँ पर ये है कि अब ह्यूमन ट्रायल के स्टेज में हम आ चुके हैं, और अप्रूवल जो है आपको ये अप्रूवल मिल चुका है फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के क्लिनिकल ट्रायल के लिए। हाँ, टोटल देखिए, किसी भी वैक्सीन के डेवलपमेंट में टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। एक इनिशियल होता है, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेजेस। वो आपको इनिशियल स्टेजेस में क्या होगा, हम जानवर पे टेस्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेज में एक छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, सेकंड स्टेज में उससे बड़ा ग्रुप लेंगे, और थर्ड में फिर काफ़ी बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल पे हम वो टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से कोई भी वैक्सीन डेवलपमेंट होता है। हाँ, अदर कंपनीज जो वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंडिया में लगी हुई है वो है जाइडस कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पेनेकिया बायोटेक। तो अब हम अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। वाई नेपाल पीएम ओली ब्लेम्स इंडिया इन टसल विथ ओल्ड राइवल प्रचंडा। देखिए, यहाँ पर जो इस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया है कि जो नेपाल का हिस्ट्री है डेमोक्रेसी का, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ब्लड शेड देखा है। आपको जैसे यहाँ पर सामने फिगर में 2 आपको दिख रहे हैं, पूरे नेपाल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सबसे पावरफुल इंसान वो ये दोनों हैं। आपको एक हैं ओली, केपी शर्मा ओली, और दूसरे हैं प्रचंडा। ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। हाँ, दोनों का फैक्शन अलग अलग है। ओली की जो पार्टी है उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, और प्रचंडा की जो पार्टी है उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट। तो ये दोनों का हिस्ट्री कुछ खास अच्छा नहीं रहा। इवन आपको प्रचंडा की जो पार्टी है ये माओ को मानने वाले थे, ये माओवाद में बहुत ही ज़्यादा तो इन्हें इवन इन पर, इनकी पार्टी पर, इनका जो पूरा ग्रुप था, नियर अबाउट 18,000 लोगों की मौत हुई है इनकी जो पार्टी था उसकी वजह से, जब वो आपको हार्डकोर माओइस्ट थे उस टाइम। और इन पे अभी भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं। वो जो पुराने एलिगेशंस हैं उनको प्रूव करने की बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं इनको डिनाउंस कैसे किया जाए, इनको मेन फिगर से कैसे हटाया जाए। इसके लिए अपोजिशन इनको, इनके पुराने जो रॉन्ग्स हैं उनके लिए हमेशा कटघरे में खड़ी करती है। यहाँ पर मेनली देखिए, आपको डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हुए थे यहाँ पर नेपाल में पहली बार, उस बार न्यू दिल्ली की मदद से कहीं ना कहीं प्रचंडा को वहाँ का पीएम बनाया गया था। उस टाइम केपी शर्मा ओली कुछ खासे खुश नहीं थे, बट धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हुआ। ये दोनों पार्टी आपस में मिल गई और मिल करके कहीं ना कहीं पावर शेयर करने पे दोनों का समझौता हो गया। लेकिन फिर प्रचंडा जी ने बोला कि केपी शर्मा ओली को कि आप ही अब 5 इयर्स तक चलाइए सरकार, हम फिर नेक्स्ट बार देखेंगे। तो बट इसी बीच दोनों के बीच में विवाद भी हो गया, और इस पूरे विवाद को कहीं ना कहीं इंडिया का एंगल केपी शर्मा ओली देने में कभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो अगली आर्टिकल, मेल और फीमेल, अर्बन और रूरल, ओवर 50% ऑफ इंडियंस 25 ईयर्स और ओल्डर। हाँ दोस्तों, ये बात सही है, हम अब बूढ़े होते जा रहे हैं। हमारा चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अर्बन हो या रूरल पॉपुलेशन हो, मोर देन 50% जो है हमारा पॉपुलेशन, वो कहीं ना कहीं अब आपको 25 ईयर्स और उससे ज़्यादा हो गया है। हाँ, कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, यूपी,
आपको झारखंड, जहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो आपको अभी भी 25 ईयर्स से कम की है। लेकिन जहाँ तक केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स हैं वहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ की 25 ईयर्स से कम एज की है। और देखिए बिहार और यूपी का इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ पे आपको बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ ओवरऑल जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। अगली न्यूज़ है एनसीबीसी ओके विद टाइटनिंग ऑफ ओबीसी क्रीमी लेयर। देखिए पहले तो एनसीबीसी जानिए क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। देखिए इसकी बात 1993 में की गई थी कि एक कमीशन होना चाहिए, बट 2018 में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला करके इसको बनाया गया है और एक नया आर्टिकल 338 बी कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है जो एनसीबीसी के बारे में बताता है। 338 आपको है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और 338 ए है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। और पहले क्या था कि इन्हीं में आपको एनसीबीसी का भी काम होता था, बट ये अलग कर दिए गया 2018 में। हाँ, इसमें बेसिकली बात क्रीमी लेयर पे की गई है कि क्रीमी लेयर को डिफ़ाइन कैसे किया जाए। देखिए पहले जो क्रीमी लेयर का डेफिनेशन था उसमें जो इनकम कैलकुलेट होता था उसमें सैलरी और फार्म इनकम, अगर खेती से कुछ पैसे आ रहे हैं या फिर जो कोई एम्प्लॉय हैं कहीं पे उनकी सैलरीज है, वो सब कवर नहीं होती थी इनकम कैलकुलेशन के टाइम पे। बट अब जो नए रूल्स चेंज हुए हैं उसमें सैलरी को कैलकुलेट किया जाएगा इनकम के कैलकुलेशन में, और फार्म इनकम अभी भी एक्सक्लूडेड है। और एक बात और चल रही है यहाँ पे कि जो क्रीमी लेयर का जो सीलिंग है पहले 8 लाख था, अब वो उसको बढ़ा करके 12 लाख करने की बात की जा रही है। प्राइवेट कंपनीज टू रन ट्रेन बाई अप्रैल 2023। हाँ दोस्तों, यहाँ पर है जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो अब रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको वो प्राइवेट ट्रेन्स चलाएंगी और वो अप्रैल 2023 से रेगुलर चलाया जाएगा वहाँ पर। हाँ, ये पूरा जो लाइसेंसिंग है वो आपको 36 ईयर्स के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 36 ईयर्स के लिए होगा प्राइवेट कंपनीज़ के साथ। और यहाँ पर एक बात और है, जो जैसा कि पूरा आपको ये हो रहा है कि फिर से प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं हम, सारा रेलवे प्राइवेटाइज हो जाएगा, तो इस बात को क्लियर करते हुए गवर्नमेंट ने बताया है कि 5% ऑफ जो एक्सप्रेस और मेल ट्रेन से सिर्फ 5% ऑफ द ट्रेन जो है वो अभी आपको प्राइवेटाइज किए गए हैं और वही प्राइवेट कंपनीज चलाएंगे। टोटल 109 पेयर्स ऑफ सच ट्रेन्स आइडेंटिफाई किया गया है, इसमें सबसे ज़्यादा मुंबई क्लस्टर के लिए है, नियर अबाउट 18 पेयर्स ऑफ ट्रेन्स। हाँ, बीपीएससी के लिए ये जान लीजिए, पटना के लिए लगभग 10 पेयर्स ऑफ ट्रेन्स हैं। तो हम अगले आर्टिकल पढ़ते हैं। यहाँ पर है दीज आर द 13 स्टेट्स वेयर इंडियाज़ पॉपुलेशन विल स्टार्ट फॉलिंग। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ये टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में बताया गया है कि टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया में 1950-55 के आसपास जो 5.9% था, अब वो कहीं ना कहीं घट करके 2.2% हो गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। और यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया है कि जो पूरा आपको यहाँ पर मैप दिया हुआ है उसमें जो रेड से है, फिर आपको स्काई ब्लू और येलो, ये पूरा आपको डिमार्केट किया हुआ है कि जो हमारे यहाँ जो ओवरऑल फर्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट रेट से कुछ स्टेट्स के ज़्यादा हैं और कुछ स्टेट्स के कम है। रिप्लेसमेंट रेट क्या हो गया, मतलब रिप्लेसमेंट रेट यहाँ कहने का ये मतलब है कि जो ओल्ड पॉपुलेशन है उसको रिप्लेस करके न्यू पॉपुलेशन, जो न्यू जनरेशन है वो आ रही है, वो यहाँ पर रिप्लेसमेंट रेट वो बता रहा है। तो कुछ स्टेट्स है जहाँ रिप्लेसमेंट रेट ज़्यादा है आपको इंडिया के एवरेज से, और ये फर्टिलिटी रेट से कहीं पर कम है, कहीं पर एट पार है। और यहाँ पे एक बात और बताया गया है कि बिहार का जो आपको TFR है वो सबसे ज़्यादा है 3.3 और दिल्ली का सबसे कम है 1.5।
इवन यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है कि कितना टाइम सारी कंट्रीज़ ने लिया अपना TFR को नियर अबाउट हाफ करने में। जहाँ तक यूके का बात है, वो डेवलप्ड नेशंस में आते हैं वो सब, उन्होंने 82 ईयर्स लिए अपने टोटल फर्टिलिटी रेट को हाफ करने में। और वहीं पर चाइना है, चाइना ने मात्र 6 ईयर्स में ही TFR को हाफ कर लिया। युद्ध सेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड इन फास्टेस्ट 100 डिजिट सब्सट्रैक्शन। हाँ दोस्तों, यहाँ पर राहुल मुरली कृष्णन एक 24 साल के युद्ध हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फास्टेस्ट 100 डिजिट सब्सट्रैक्शन का। आप इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है 100 डिजिट का सब्सट्रैक्शन, और मात्र आई थिंक 54.89 सेकंड्स में इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। इवन उन्होंने तो ये तक बोला है कि मैंने इसे प्रैक्टिस 44 सेकंड्स में करने को कहा था, मतलब करने का किया है, बट यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रेशर तो होता ही है दोस्तों। तो खैर ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। प्राइवेट रेलवेज़, हाँ यहाँ पे दोस्तों जैसे उस आर्टिकल में हमने देखा कि प्राइवेट रेलवेज़, यहाँ पर एक आपको एडिटोरियल इस पे ये दिया है कि यहाँ पे प्राइवेट रेलवेज़ की नेसेसिटी थी या नहीं। इसका प्राइवेटाइज करना कुछ हद तक, ये नहीं कहा जा रहा है कि कम्प्लीटली, कुछ हद तक ये ज़रूरी है या नहीं। देखिए पहली बात तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि विवेक देबरॉय कमेटी के रिकमेंडेशन पे रेलवेज़ को प्राइवेटाइज करने की बात चल रही थी। कमेटी सेटअप किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और उस कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर आपको ये बात बताया गया है कि जो प्राइवेट ट्रेन्स हैं, दे विल हैव टू पे रेलवेज फॉर द यूज़ ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर अ पार्ट ऑफ इट्स ग्रॉस रेवेन्यू। यहाँ पर है जो प्राइवेट ट्रेन्स है जो ट्रैक्स पे चलेंगी, वो ऐसा नहीं है कि अपना ट्रैक्स बिछाएंगी, वो इंडियन रेलवेज़ के ट्रैक्स पे ही चलेंगे, और उसका वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करेगी वो उसके पैसे सरकार को देगी, और जो भी वो टोटल रेवेन्यू कलेक्ट करेगी उसमें से भी कुछ शेयर सरकार का होगा। और इसमें बताया जा रहा है कि इससे फ़ायदे क्या होंगे। देखिए सबसे पहले तो रेलवे का थोड़ा बर्डन कम होगा। रेलवे सिर्फ ट्रेन्स को प्लाई करने में ही सारे रिसोर्सेज उसके चले जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो नया डेवलप होना चाहिए वो उस तेज़ी से नहीं हो पाता है। आप देखते हैं कई कई एक ट्रैक का काम चल रहा है, महीनों लग जाते हैं एक ट्रैक का काम होने में, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपको प्लेटफॉर्म्स हो गए और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो भी स्पीडली नहीं हो पाते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं उसमें तो इंडिया पीछे हो ही रहा था, तो ये एक अच्छा स्टेप है। देखिए इसमें एक बात और बताई गई है कि जो पैसेंजर ट्रेन्स चलते हैं हमारे यहाँ, उसका अगर हम कंपेयर करें बाहर के दूसरे कंट्रीज़ के ट्रेन से, तो हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा चीपर है दोस्तों, और ये कम्प्लीटली सब्सिडाइज्ड रेट पे चलती है। तो ये सब्सिडी के पैसे कहाँ से आते हैं? जो आपको फ्रेट ट्रेन्स चलते हैं वहाँ से सरकार का इनकम अच्छा खासा है, वहाँ से कंपेंसेट होता है। मतलब कि मान के चलिए यहाँ से हम माइनस में रहते हैं, और वहाँ से जो भी प्लस अमाउंट हम कमाते हैं वो सारा इधर माइनस कंपेंसेट होने में ही चला जाता है। मतलब ज़ीरो प्रॉफिट, लगभग मैं ये नहीं कर रहा एग्जैक्टली ज़ीरो, मतलब एक मान करके चलिए कि ज़ीरो प्रॉफिट पे चलती है। तो ऐसे कब तक चल सकता है? और रेलवे बहुत आपको एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, एक इनकम का बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी तो रेवेन्यूज़ चाहिए ही। तो ये मेरे हिसाब से कुछ हद तक सही स्टेप है। सी रंगराजन गेट्स मैनोलोविश अवार्ड। यहाँ पे देखिए सी रंगराजन जो हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर थे, उन्हें PC मैनोलोविश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला गया है। उनके जो स्टैटिस्टिकल ऑफिशियल जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो कुछ भी उन्होंने काम किया है उससे रिलेटेड उनके वर्क्स पे इनको जो PC मैनोलोविश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है दोस्तों। एमिंग फॉर द स्काइज़। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसा हम देख रहे हैं आपको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 38,900 करोड़ के जो डील्स हैं उसको फाइनलाइज़ किया है। यहाँ पर आपको बेसिकली 7,148 करोड़ 21 MiG-29 फाइटर जेट्स के लिए फाइनलाइज़ किए गए हैं। 10,730 करोड़
12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के लिए फाइनलाइज किए गए हैं। और यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जिनके लिए ये पूरा फंड यूटिलाइज होगा, जैसे पिनाका रॉकेट सिस्टम है, ये आपको ऑल वेदर इनडायरेक्ट फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, मतलब ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, सभी में ये रॉकेट सिस्टम जो है आपको काम कर सकता है। फिर आपको कुछ स्किन व्हीकल, सॉफ्ट स्किन व्हीकल, कम्युनिकेशन सेंटर्स, एयर टर्मिनल कॉम्प्लेक्सेस, फ्यूल एंड एम्यूनिशन डंप्स, ये सारे चीज़ भी इसमें शामिल हैं। और आपको लॉन्ग रेंज लैंड अटैक मिसाइल सिस्टम ऑफ ओवर 1000 किलोमीटर, लगभग 1000 किलोमीटर रेंज के जो मिसाइल्स वगैरह हैं उनको भी ये परचेज़ करने के लिए ये डील है। फिर अस्त्रा मिसाइल सिस्टम के बारे में, जो कि आपको बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब जहाँ तक हम देख भी नहीं सकते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मार करने वाली ये अस्त्रा मिसाइल सिस्टम जो है, इसे भी बनाने को लेकर के या तो फिर ख़रीदने को लेकर के ये पूरा डील साइन किया गया है दोस्तों। तो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए ताकि आपका जो सपोर्ट है वो बनाए रखिए हमारे साथ, और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो लाइक भी कर लीजिए, बट सब्सक्राइब करिए दोस्तों ताकि मेरा भी हौसला बना रहे, क्योंकि एफ़र्ट बहुत लगता है दोस्तों इसमें। तो कहीं ना कहीं आपसे यही गुजारिश है कि आप ये करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपकी हेल्प करने के लिए इनकरेज होता रहूं, और आपको और भी आगे चल कर के मैं बहुत कुछ दे सकूं। तो चलिए दोस्तों।